Hello, dear aspirants. I hope you all are doing great, superb and awesome. Welcome back to the channel. माय नेम इज वंदता त्रिपाठी। हम लोगों ने शुरू किया था अपना जनरल मीटिंग के सीरीज, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सेक्शंस खत्म कर चुके हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 96 से लेकर के सेक्शन नंबर 122 तक कवर करता था जनरल मीटिंग को, जिसमें हम 99% सेक्शंस ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। कुछ छोटे मोटे सेक्शंस को आज फटाफट से कंप्लीट करते हैं एंड वी आर डन, सॉर्टेड एंड डस्टेड विद आवर जनरल मीटिंग सीरीज लेक्चर्स। ओके, सो सेक्शन नंबर 116 बचा था। सेक्शन नंबर 116 की हेडिंग आप लोग पढ़िए, रेजोल्यूशन पास्ड एट अर्जेंट मीटिंग। अच्छा, एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल मेरी मीटिंग आज हुई, मेरी कंपनी की मीटिंग आज हुई, बट फॉर व्हाट्सएवर रीजन कंपनी में मीटिंग में कोरम नहीं आई, तो मीटिंग को हम लोग ने देखा था कि कोरम नहीं आती है मीटिंग में, तो मीटिंग को अर्जेंट माना जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, एक मीटिंग आज होनी थी, एक मीटिंग हुई अर्जेंट डेट पे, तो रेजोल्यूशन किस डेट पे पास माना जाएगा? तो लॉ कहता है, सेक्शन नंबर 116 कहता है कि ओरिजिनल डेट पे पास माना जाएगा। भले ही आपकी मीटिंग अर्जेंट हो गई है, बट जो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा वो ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग पे पास माना जाएगा, ना कि अर्जेंट मीटिंग की डेट पे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा क्रक्स यही है, चाहे वो कंपनी की कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो मेंबर्स की मीटिंग हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, रेजोल्यूशन पास्ड एट अर्जेंट मीटिंग शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड एट ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग। कब माना जाएगा? ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग पे। ठीक है, on the date on which on the date on which it was in fact passed and shall not be deemed or passed at the meeting at earlier date। मतलब इसका क्रक्स यही है कि ओरिजिनल डेट ऑफ मीटिंग पे रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी मीटिंग में कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए हैं, ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट को भी तो हक है पूरा जानने का कि आपकी मीटिंग में कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए हैं। तो गवर्नमेंट कहती है, एज पर सेक्शन नंबर 117 देयर आर सम रेजोल्यूशन जिसको आपको गवर्नमेंट को बताना जरूरी है। गवर्नमेंट का मतलब है आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना जरूरी है। तो आप कैसे बताएंगे? ऑब्वियसली फॉर्म फाइल करके बताएंगे। तो फॉर्म नंबर MGT 14 कहता है कि जितने भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे हैं ना अपनी मीटिंग में, उसको आपको फाइल करना जरूरी है फॉर्म नंबर MGT 14 में। ठीक है, फॉर्म नंबर MGT 14 आपको जितने भी आपने SR पास किए हैं अपनी मीटिंग में, उसका फाइल करना जरूरी है। कितने दिन में आपको MGT 14 फाइल कर देना है? विद इन 30 डेज ऑफ मीटिंग। ठीक है, अच्छा, MGT 14 कौन कौन से रेजोल्यूशन के लिए पास किया, कौन कौन से रेजोल्यूशन के लिए आपको फाइल करना है? तो अगर आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन, अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा भी, मतलब ये सारा जो भी दिया हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा भी बहुत सारे रेजोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसके लिए कंपनी को MGT 14 फाइल करना जरूरी होता है विद इन 30 डेज ऑफ मीटिंग। अच्छा, पहला तो हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि 75% जब वोट कास्ट इन फेवर ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन आ जाएगा, तब आपको पास करना है। ठीक है, अच्छा, मान लो मेंबर्स ने 100% किसी रेजोल्यूशन पे वोट दे दिया, तो आपको वो भी MGT 14 उसके लिए भी फाइल करना है। अच्छा, कोई भी रेजोल्यूशन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर से रिलेटेड हो, यानी कि उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसकी सैलरी से रिलेटेड, उसके वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, आपको MD से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है, उसके लिए भी आपको MGT 14 फाइल करना है। अच्छा, क्लास मीटिंग आपकी हुई है मान लीजिए, तो उसका रेजोल्यूशन के लिए भी आपको MGT 14 फाइल करना है। अच्छा, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जिससे आपको वॉलंटरी वाइंडिंग अप करा रहे हो किसी कंपनी का, अपनी कंपनी का, तो वो भी आपको MGT 14 में फाइल करना है। और ऐसे मुद्दे जो कि 179 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 179 सबसेक्शन 3 के अंदर लिखे हुए हैं। ये पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जब हम आगे 179 सेक्शन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा कि कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए आपको MGT 14 फाइल करना है। SR के लिए तो करना ही करना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा फॉर्म फाइल होगा? फॉर्म नंबर MGT 14। किसके लिए? 75%, 100%, MD से जुड़े हुए रेजोल्यूशन, लास्ट मीटिंग रेजोल्यूशन, वॉलंटरी बॉन्ड डेप से जुड़े हुए रेजोल्यूशन एंड 179 सबसेक्शन 3 से जुड़े हुए रेजोल्यूशन। ठीक है, ओके, जो भी आप रेजोल्यूशन, अच्छा, ये सारा एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, आप लोग इसकी प्लेन रीडिंग मारिएगा कि आपको ये बैंकिंग कंपनी के केस में, बाकी सारे इन सब चीजों के केस में MGT 14 फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आप लोग प्लेन रीडिंग करेंगे तो समझ आ जाएगा। सेक्शन नंबर 117 का मेन पर्पस था 117 का मेन पर्पस था फॉर्म नंबर MGT 14 कौन कौन से रेजोल्यूशन के लिए जाता है वो बताना। आई थिंक आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा। सेक्शन नंबर 118 एंड 19 आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे लास्ट, मतलब प्रीवियस वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 120 कहता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना है। ठीक है, कंपनी मेंटेन करेगी,
अच्छा, कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का कभी भी, इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो और फिजिकल फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कैसे मेंटेन करोगे, तो आप रूल नंबर 27 से 29 ऑफ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के अंदर आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप लोग रूल नंबर 27 एंड 29 की प्लेन रीडिंग करेंगे, आप लोग को सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें दी हुई है 27 टू 29। तो 27, 28, 29 में दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को कैसे मेंटेन करना है। आप बहुत आसान है, आप लोग प्लेन रीडिंग करना, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है सेक्शन नंबर 121। ठीक है, रिपोर्ट ऑन एजीएम। अच्छा, जब कंपनी की एजीएम खत्म हो जाती है ना, तो उस एजीएम में क्या क्या हुआ उसकी एक समरी भी हम आरओसी को बताते हैं। एक तो हम फॉर्म एमजीटी 14 फाइल करते हैं, जितने भी स्पेशल रेजोल्यूशन और बाकी रेजोल्यूशन पास हुए हैं उसका एक ओवरऑल जाता है फॉर्म नंबर एमजीटी 15। ये भी 30 दिन के अंदर अंदर जाता है। ठीक है, ये भी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग जाता है। इट इज नोन एज अ समरी ऑफ एजीएम, कि एजीएम में क्या क्या हुआ उसकी एक समरी हम गवर्नमेंट यानी आरओसी को बताएंगे। तो अच्छा, ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो जो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो प्रिस्क्राइब मैनर में फॉर्म नंबर एमजीटी 14 आरओसी को फाइल करेंगे। तो एमजीटी 14 हर कंपनी को फाइल करना जरूरी नहीं है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है कि उनके एजीएम में क्या क्या हुआ है आप आरओसी को बताइए। ठीक है, इसका एक पेनाल्टी प्रोविजन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना बड़े आराम से, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन इसके बाद सेक्शन नंबर 122 हमारा लास्ट सेक्शन आता है। सेक्शन नंबर 122 कहता है कि इस चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी 1% कंपनीज पे कैसे होती है। ठीक है, तो ये प्रोविजन सेक्शन नंबर 98 से लेकर के सेक्शन नंबर 98, सेक्शन नंबर 100 से लेकर के 111 shall not apply to 1% कंपनी। सेक्शन नंबर 122 ने 1% कंपनीज, 1% कंपनीज यूजुअली छोटी कंपनीज होती हैं जिसमें एक ही मेंबर उस कंपनी को चला रहा होता है। इसीलिए सेक्शन नंबर 122 ने सेक्शन नंबर कुछ एजीएम के सेक्शन से 1% कंपनी को छुटकारा दे दिया है। उसमें से आपके आते हैं सेक्शन नंबर 98 और सेक्शन नंबर 100 से लेकर के सेक्शन नंबर 111। तो ये सारे सेक्शंस 1% कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। ये छोटा सा ही सेक्शन था, सेक्शन नंबर 122। अच्छा, इसके लिए एक और चीज दी हुई है, द ऑर्डिनरी बिजनेसेस, जो कि 102 के अंदर मेंशन है, is required to be transacted AGM shall be transacted in case of OPC। अच्छा, बाकी चीजें तो अप्लाई होंगी ऑब्वियसली, इन सेक्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी सेक्शंस हैं वो ओपीसी के ऊपर अप्लाई होंगे ही होंगे। सेक्शन नंबर 106 पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 106 हम लोग ने छोड़ दिया था जब हम 105 107 पढ़ रहे थे, 106 छोड़ दिया था। वो भी देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। देखो, सम केसेस में क्या होता है ना, कंपनी आपके शेयर्स को जब्त कर लेती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ मेंबर्स हैं, उनसे कंपनी ने कुछ पैसा मांगा था कि उनके शेयर्स पे मान लीजिए 10 रुपए देना था, उन्होंने 8 रुपए ही दिया, 2 रुपए कंपनी को नहीं दिया। तो वो 2 रुपए कंपनी को नहीं दिया, इस वजह से कंपनी ने उनके शेयर्स को जब्त कर लिया है, एक तरीके से उसको लॉक इन लगा दिया उन शेयर्स पे। तो अगर शेयर्स पे आपके लॉक इन लगा हुआ है तो आपको उन शेयर्स पे वोटिंग राइट भी नहीं मिलेगा। ये सेक्शन नंबर 106 बोलता है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। सेक्शन नंबर 106 बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। ये रिस्ट्रिक्शन कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से लगाई जा सकती है कि ऐसे शेयर्स जिन पे आपने कोई भी जो सम पेबल था वो अगर आपने नहीं दिया है, हैव नॉट बीन पेड, उसमें कंपनी के पास पूरा राइट है कि कंपनी उन शेयर्स के वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है और उन शेयर्स को लियन यानी कि जब्त कर सकती है। ठीक है, कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में जो चीजें दी हैं, मतलब अगर आपने लियन, मतलब सबसेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है कि अगर उसने पैसा नहीं दिया है तभी आप ऐसा कर सकते हो। और सबसेक्शन 2 बोलता है कि इन ग्राउंड्स के अलावा आप किसी और ग्राउंड्स पे अपने मेंबर को प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने पे। यानी पैसा नहीं दिया, सिर्फ वही एक पॉइंट हो सकता है वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट करने का, और कोई मुद्दे पे और कोई बात पे आप मेंबर के वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। आपका मतलब है कंपनी। ठीक है, ऑन अ पोल टेकन एट अ मीटिंग, अगर मीटिंग में पोल ली गई है, मेंबर एंटाइटल्ड टू मोर देन 1 वोट और हिज प्रॉक्सी और अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू वोट फॉर हिम नीड नॉट, इफ ही वोट्स uses all his votes cast in the same way as the votes he uses। अरे बेकार का सेक्शन है यार, इसमें ये दिया हुआ है कि अगर पोल पे किसी, मतलब अगर आपका नॉर्मल वोटिंग करने का राइट नहीं है तो आपका पोल पे और आपके प्रॉक्सी को भी फिर वोट करने का राइट नहीं है। ठीक है, फिर ना ही आप पोल में वोट कर सकते हैं, ना ही आपका प्रॉक्सी, अगर आप किसी प्रॉक्सी को भेज रहे हो तो प्रॉक्सी को भी फिर ऑब्वियसली प्रॉक्सी तो आपके बिहाफ पे ही रहे ना, तो प्रॉक्सी भी वोट नहीं कर सकता है। Hush, take a deep breath and here we complete our general meeting lectures। Okay, तो जनरल मीटिंग यहाँ पर होता है अंत।
ठीक है। बहुत लंबी जर्नी रही है हमारे जनरल के लेक्चर्स की, बट आई होप आप लोगों को जनरल के लेक्चर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। आई नो लास्ट के कुछ सेक्शंस में हमने बहुत स्पीड अप में चीजें करी हैं, बिकॉज ये सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में पूछे कम जाते हैं, इस वजह से हम लोगों ने फटाफट से क्रिस्प मैनर में इसको खत्म कर दिया है। आप लोग प्लेन रीडिंग करिएगा एक बार फिर भी, ठीक है। कुछ भी ना समझ आएगा टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड कोई भी डाउट हो आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, माइंड को क्लियर रख के पढ़ना है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर अपकमिंग स्टडीज, एंड हैप्पी स्टडीज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियोज। ओके, बाय।